लेकिन अमन साहब मैं आपके ही पास आ रहा हूं। महेश जी जो बातें कह रहे हैं उसमें सीधे सीधे आपके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं वो, और जो सीजीआई कह रहे हैं उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए या केंद्र सरकार या सत्ता पक्ष के लिए ही संदेश नहीं है, बल्कि विपक्ष को भी अपने लिए कहीं ना कहीं इसमें मैसेज ढूंढना चाहिए। देखिए सौद जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और महेश जी को भी याद आएगा, 1994 का वक्त था, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑपोजिशन में थे, पाकिस्तान के खिलाफ का मुद्दा था और कांग्रेस की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को आगे कर करके और यूएन में देश का नेतृत्व करने के लिए भेजा। वो समय होता था जब विपक्ष और सरकार दोनों जो थे देश के लिए साथ में मिलकर के काम करते थे। आज ये स्थिति हो गई है कि ईडी को इन्होंने अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना दिया है, चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। और आप अगर देखेंगे तो जो असली मतलब जो हमारे संसद का है, वो संसद एक मंदिर है जहां पर हमारे बने हुए कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए, कानून बनने से पहले वहां पे विचार विमर्श होना चाहिए, और वही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो उसकी पूरी जो स्थापना है इस बेसिस पर हुई है। पर आपका अभी आपके रिपोर्टर खुद बता रहे थे कि किस तरीके से जो बिल हैं वो बिना किसी चर्चा हुए पास होते हैं। मैं आपको खुद एक रिपोर्ट बता दूं, पीआरएस लेजिस्लेटिव, अभी हम बात कर रहे थे कि कल से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। पिछले मॉनसून सेशन में 20 बिल हमारे लोकसभा से ऐसे पास हो गए जिसपे 1 मिनट भी चर्चा नहीं। तो इस तरीके की कार्यशैली आज की सरकार की हो गई है। मैं आ रहा हूं, लेकिन महेश जी आता हूं आपके पास, लेकिन अमन साहब अगर आप ये बात कह रहे हैं तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? सरकार के साथ साथ क्या विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही इस पर? नहीं, आपको मैं लेट श्री अरुण जेटली जी के शब्द याद दिला दूं कि वो ये कहते थे कि संसद चलाना और संसद की कार्यशैली हमेशा सत्ता पक्ष का ही जिम्मेवारी होती है। अरुण जेटली जी कहते थे और असलियत में भी यही होता है, संसद चलाना सरकार सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। अब सरकार क्या बताती है खुद ही अपने आंकड़ों के हिसाब से कि उनको संसद चलाने में प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए जनता का पैसा खर्च करना पड़ता है। अमन साहब, जिम्मेदारी होना सरकार की, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, ये सभी जानते हैं, शायद एक छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है, लेकिन विपक्ष की भी तो अपनी जिम्मेदारी और एक अपनी भूमिका है ना, सार्थक भूमिका है ना, वो इस चर्चा में कितना भाग लेती है। अगर किसी कोई कानून पारित किया जाता है तो एक संसद होने के नाते, एक सांसद होने के नाते या विपक्षी दल होने के नाते उस पर चर्चा की डिमांड कितनी बार की जाती है? आपको ध्यान होगा कि अब से 1 साल पहले जब किसानों का मुद्दा था, जब ये 3 काले कानून लेकर के आए, कांग्रेस पार्टी ने जब ये कानून संसद में लेके आए उससे पहले इन्होंने जो है ऑर्डिनेंस पारित किया। हमने बार बार कहा कि आपने किससे पूछ करके, किसानों से पूछ करके तो आप कानून लेकर के नहीं आए। मैं एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो आप जब इनको लेकर के आ रहे हैं पार्लियामेंट में तो आप इन पर चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों डरते हैं आप चर्चा करने से? हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आपके पास तो इतनी बड़ी तादाद में हैं, आप क्यों नहीं चर्चा करते हैं? इन्होंने चर्चा नहीं करी, इन्होंने जबरदस्ती पार्लियामेंट में 6 मिनट के अंदर उस कानून को पारित किया बिना चर्चा के, और फिर बाद में इनको अपनी मुंह की खानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और इनको वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से अगर ये सरकार चलाएंगे, अगर विपक्ष कोई इनसे दूर थोड़ी है, विपक्ष भी तो जनता की ही आवाज है, जनता ने ही चुन करके भेजा है। अगर विपक्ष जनता की आवाज अपनी पार्लियामेंट में बहस के जरिए इन तक पहुंचाना चाहता है, आज आप सत्ता में है, कल कोई और सत्ता में होगा, तो आप उनके व्यूज को, उनके ओपिनियन को अकाउंट में क्यों नहीं लेते हैं? सीधी सी बात है। और यही चीज, लेकिन क्या ये सिर्फ केंद्र तक ही सीमित है अमन साहब? क्या केंद्र सरकारों तक सीमित है? क्या राज्य सरकारें इस दायरे में नहीं आती हैं? हमने महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र में ठीक है अभी आप सरकार में नहीं है, लेकिन आप सरकार का हिस्सा थे, उस वक्त कितना विद्वेष नजर आता था। कोई आपके खिलाफ बोल रहा है तो उस पर भी बुलडोजर चल जा रहा है, कोई हनुमान चालीसा को लेकर के घेर रहा है तो उसको नोटिस पहुंच जा रहे हैं। क्या आप भी सत्ता के उसी चरित्र का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में सीजीआई कह रहे हैं? कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र, क्योंकि केंद्र की जिम्मेवारी और उनका दायरा बहुत बड़ा है, पर हालांकि जो जितनी भी राज्य सरकार है वो भी इसी फॉर्मूला से और इसी सजेशन से बिल्कुल प्रतिबद्ध है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। महाराष्ट्र में वही हो रहा था कि राजनीतिक सिर्फ विरोध नहीं बल्कि वो शत्रुता की शक्ल ले रहा था। चाहे केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो,
सब पे एक ही फॉर्मूला लगना चाहिए कि जब असेंबली या पार्लियामेंट जो है चर्चा विचार विमर्श के लिए बना है, तो वहां पे कानून, वहां की प्रोसीडिंग्स बिना चर्चा के क्यों हो रही है आज के देश में? इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? देश की जनता का नुकसान हो रहा है। यही चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि होता क्या है कि आप कानून पारित कर देते हैं, लोग उनको सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आते हैं और उसके बाद वहां पर इतना टाइम वेस्ट होता है। लेकिन उसके अलावा जो अहम बातें कही हैं उस पर मैं आपका नैरेटिव समझना चाह रहा था। लेकिन ठीक है शुभंकर जी, किस तरह की स्थिति बंगाल में हम देखते हैं? लगातार केंद्र से टकराव की स्थिति हमें आती है नजर की क्या नजर आती है? राज्यपाल के साथ लगातार टकराव होता रहता है। क्या जिस तरीके की बातें सीजीआई कह रहे हैं, अगर केंद्र सरकार जो सत्ता में है उस पर वो बातें लागू होती हैं, तो फिर जो बंगाल में सत्ता में आपकी पार्टी है, आप पर भी वही लागू नहीं होता? बिल्कुल सऊद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां पे भी जो भी सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि आपने भी खुद ही आपने एक एग्जाम्पल उठाया कि जैसे वहां पे हमारे गवर्नर के साथ जो है कंटिन्यूअसली बनी रही और शायद उसकी वजह से जो है आज आप जगदीप धनखड़ जी का नाम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के हिसाब से देख रहे हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड किया जा रहा है कि कम से कम उन्होंने जाके जो है सत्ता पक्ष के लिए एक जहां पे सत्ता पक्ष नहीं मौजूद होती है, मतलब मैं कह रहा हूं भाजपा की बात को, जहां बीजेपी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, उसको जहां जहां डिस्टर्ब किया गया, आपने देखा होगा वहां के गवर्नर्स द्वारा, चाहे वो दिल्ली का मसला हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लें, यहाँ पे कहीं पे भी जो है एक समंजस बना के चलने वाला कोई हम लोगों ने कोई प्रारूप कभी हमने भाजपा की तरफ से नहीं देखा। अब आते हैं जहां पे आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातें, जहां पे विपक्ष, बात ये है साहब, जब चाहे वो संसद के उद्घाटन का मामला हो, चाहे एक हमारा जो राष्ट्रीय एम्ब्लेम है उसके उद्घाटन का मामला आता है, आपने देख लिया कि किस प्रकार का जो रूप रखा जाता है। उसके सामने ये कहा जाता है कि देखिए ये तो कार्यक्रम जो है वो सत्ता का कार्यक्रम है, यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रियों का जो है वही उनका ही इंक्लूड होना काफी है, इसमें विपक्षियों का क्या काम है? तो हम विपक्षी सांसद को संसद का हिस्सा नहीं मानते हैं। आज के दिन में ऐसा पूरा बसा दिया गया है और एक के बाद एक इसी तरीके से जो है भावनाएं उठती चली आ रही। हाँ, जहां तक आपने कहा एक प्रदेश में, तो बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं। अगर आप बंगाल की बात करते हैं, आप मुझे एक इंसिडेंस बताइए, एक जगह बताइए जहां पे बंगाल में चर्चा नहीं होती हो, जहां चर्चा से भागे हो, वहां पे पूरी तरीके से मैं बार बार देखिए इस बात को कहना चाह रहा हूं, बार बार ये समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं कि उनके बयान के कई लेयर्स हैं, कई पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को समझने की जरूरत है। सदन के अंदर चर्चा की बात भी वो कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विरोध को विद्वेष में नहीं बदलना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात कही जा रही है। और सत्ता का चरित्र नजर आ रहा है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो केंद्र स्तर पर। लेकिन अमीक साहब, क्या आज की स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष बिल्कुल जीरो होता जा रहा है? और क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक है? आप भी ये समझते हैं क्या, या आपको भी ये महसूस होता है कि आप लोगों की वॉइस अब नहीं रह गई है? देश की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों की जो आत्मा है उसको लेकर लड़ने वाला और संघर्ष करने वाला है। ये सीजीआई रमन्ना जी के कहने से ये हम मानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो बात उन्होंने कही है वो एक नजीर के तौर पे जहां पे सत्ता विपक्ष की है उनके लिए भी लागू होती है। लेकिन आप सत्ताएं तो इस देश के अंदर, सरकारें इस देश के अंदर महेश वर्मा जी की हैं। महेश वर्मा जी की भाषा को समझिए आप, उनके अंदर जो एरोगेंस है इस सरकार का प्रतिनिधित्व करती है कि उसका मेंटल स्थिति क्या है। सीजीआई रमन्ना जी ने ये बात पहली बार नहीं कही। इससे पहले अगर आपको याद हो सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठ जजों को भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ बिल्कुल कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि इस देश की सरकार सर्वोच्च न्यायालय को अपने ग्रिप में लेना चाहती है। अभी हालिया में इस बात को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा सरकार चाहती है कि उनके एजेंडे पे सुप्रीम कोर्ट चले। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ऐसी नजीर है, एक ऐसे गाइड है कि चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको उनके आईने में देखना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र, सत्ता के लोग किस तरफ ले जा रहे हैं। अब आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। इस उत्तर प्रदेश में चाहे वो शिलान्यास से लेकर राम मंदिर आंदोलन से लेकर कितने बड़े बड़े मामले हुए,
बिहार में माननीय लालू जी मुख्यमंत्री थे, वहां पे आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई। ऐसे ऐसे मामले थे। अगर हमारा निजी दुश्मनी होती बीजेपी आरएसएस के लोगों के साथ, तो उत्तर प्रदेश में आज न जाने कितने शीर्ष के भाजपा के जो नेता थे वो जेल में काट रहे होते। माननीय अखिलेश यादव जी, अगर आप गोरखपुर दंगों की बात कर लीजिए, जिसमें योगी जी आरोपित हुए, उनके ऊपर केस चल रहा। नहीं, लेकिन अमीक साहब, जो आप इशारा कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। अगर आपको मालूम है कि कोई किसी मामले में गिरफ्त में है, तो आप सॉफ्ट हैंड क्यों रख रहे हैं? फिर क्यों नहीं विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है? मेरा ये कहना है कि जो विधि सम्मत काम होना था वो हुआ, लेकिन सरकार अगर चाहे तो बहुत सारी शक्तियों का दुरुपयोग तो कर सकती है ना, बिल्कुल कर सकती है दुरुपयोग। तो हमने राजनाथ सिंह जी के घर में ईडी भेज दिया, हमने सीबीआई जांच बैठवा दिया, इनकम टैक्स का रेट भिजवा दिया, राजनाथ सिंह जी को बुला के पता चला कि ईडी के दफ्तरों में हम 15-15 घंटे प्रताड़ित कर रहे हैं। ये काम किसी पॉलिटिकल क्लास का नहीं होता है। ये काम वो लोग करते हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, वो पक्ष विपक्ष को इस तरह से डील करते हैं। ठीक है, लेकिन अमीक साहब, एक स्थिति तो ये भी है ना कि आज हम जब देख रहे हैं तो जनमत क्या नजर आ रहा है। अगर विपक्ष की आवाज कमजोर हो रही है तो ये भी तो सच है कि विपक्ष कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है, और वो आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होता है। जब विपक्ष की आवाज अपने आप में नंबर्स में नजर नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है उसकी आवाज कम सुनाई देगी। देखिए, आप जनमत का जो आंकड़े हैं वो नंबर से नहीं होते। ये बीजेपी आरएसएस को भारत की संसद में आए जुम्मा 1 हफ्ता हुआ है। इससे पहले इस देश में विपक्ष की सरकारें रही, लेकिन कभी भी विपक्ष की सरकारों ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो, कोई भी ऐसा कानून जो बना हो, अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बैलगाड़ी लेके आ गए संसद के अंदर, संसद के परिसर में बैलगाड़ी लेकर आ गए, आंदोलन हो गया संसद के अंदर, लेकिन इस देश के शहंशाह ने, हुक्मरान ने यह तय कर दिया है कि अब कहां प्रोटेस्ट होगा। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट नहीं होगा, ठीक, संसद के परिसर में प्रोटेस्ट नहीं होगा, गांधी जी की प्रतिमा पे प्रोटेस्ट नहीं होगा। भारत की संसद के अंदर आप विरोध के जो स्वर हैं, शब्द हैं, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आप इंदिरा जी के रास्ते पर इस देश को अधिनायकवादी राज की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या काम है विपक्ष का? अगर विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है जनता के सवालों पे, अब आप कृषि बिल आपने पास किया, ठीक है, मैं इससे जल्दी से मैं प्रभाकर के पास जाना चाह रहा था, लेकिन आपने जब एक बात कह दी, इंदिरा जी का जिक्र कर दिया, तो मैं चाहता हूं कि अमन जी से जल्दी से रिस्पॉन्ड ले लूं। अमन जी, आप मानते हैं कि क्या अमीक जामाई जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उस दौर में ले जाना चाहते हैं, क्या उस दौर में स्थितियां ऐसी थीं? अमन साहब, शॉर्ट में रिप्लाई। चलिए, ठीक है, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।